नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक। भारत के साथ सीमा विवाद में खुद को पिछड़ता देख रहा चीन भारत की भावनाओं को उकसाने में लगा हुआ है और इस काम में उसको साथ मिला है नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का। पहले विवादित नक्शा, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली और अब महात्मा बुद्ध के नाम पर सियासत। भारत के खिलाफ सोच और साजिश का आलम यह है कि नेपाल भारतीय विदेश मंत्री के बयान को बिना समझे ही हमलावर हो गया। हालांकि विदेश मंत्रालय ने फौरन नेपाल की शंका को दूर तो कर दिया, लेकिन उसकी नीयत जरूर सामने आ गई। तो आज की चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर कि युद्ध की बोली बोलने वालों के बुद्ध कैसे हो सकते हैं। तो खबर क्या है ये आपको बता दें। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर नेपाल का विरोध। विदेश मंत्री ने दरअसल महात्मा बुद्ध को महान भारतीय बताया था और नेपाल ने कहा कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। उसके बाद भारत की ओर से जवाब दिया गया कि विदेश मंत्री का बयान साझा बौद्ध विरासत के संदर्भ में दिया गया था। भारत की ओर से यह बात भी कही गई कि कोई शक नहीं है कि बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज की चर्चा में जो खास मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शहजाद पूनावाला जुड़े हुए हैं और सईद अब्बास राजनीतिक विश्लेषक भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार सुरेश गोयल जी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर करण तेज सिंह बौद्ध धर्म के विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में आज शिरकत कर रहे हैं और नेपाल मामलों के जानकार शंभुनाथ भी हमारे साथ इस चर्चा में आज शामिल हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में शहजाद आपसे कर रही हूँ। महापुरुषों और देवी देवताओं पर हक जताना नेपाल ने शुरू कर दिया है। पहले श्री राम के बारे में कहना कि वो नेपाली थे और अब बुद्ध पर यह युद्ध कि बुद्ध भी जो थे वो नेपाली थे। देखिए, दरअसल पहले तो विदेश मंत्री ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे कि इतनी आपत्ति उनको दर्ज करवानी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप देखें तो सिद्धार्था का जन्म जरूर लुम्बिनी में हुआ था, पर जो उनके गौतम बुद्ध बनने की पूरी उनकी जो एक जर्नी है वो तो भारत में ही हुई थी। और अगर आप देखें कि गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई जो अहम जगह हैं, चाहे वो बोध गया हो, चाहे वो सारनाथ हो, चाहे वो कुशीनगर हो, वो तो भारत में ही है। तो एक तरीके से साझा विरासत तो है गौतम बुद्ध के साथ। पर दरअसल ये गौतम बुद्ध और श्री राम की लड़ाई है ही नहीं। दरअसल केपी शर्मा ओली की जो सरकार है वो चाइना के टुकड़ों पर पल रही है। आपको याद होगा कि जब उनके पार्टी में भीतर घमासान हो रहा था तो चाइनीज एम्बेसडर टू नेपाल ने वहां पर सुलह करवाकर उनको सत्ता में बनाए रखा था। तो जैसे कोई वफादार जानवर अपने मालिक का साथ देता है अंत वक्त तक, उसी तरीके से केपी शर्मा ओली भी अगर अपने मालिक का साथ दे रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये दरअसल पूरा मामला तब शुरू हुआ जब हमने एक सड़क बनवाई जो हमारे भारत के क्षेत्र में थी। चाइना को उस पर आपत्ति हुई। चाइना खुद से बोल नहीं पाता है, चाइना को गलवान में तो क्या ट्रीटमेंट मिला है उनको पता है, तो नेपाल और बाकी लोगों से वो अपनी बात को कहलवाने की कोशिश कर रहा है। पर नेपाल को समझना चाहिए कि उसका मात्र एक जो दोस्त है, और दोस्त भी ऐसा जिसके साथ बेटी रोटी का रिश्ता है, जिसके साथ सांस्कृतिक रिश्ता है, जिसके साथ जन्मों जन्म का रिश्ता है, वो केवल भारत है। चाइना तो नया नया दोस्त बना है और वो भी कुछ हितों के कारण, उनको ये भूलना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल सैयद अब्बास, ये जिस देश के साथ रोटी बेटी का रिश्ता और वो अब हक जता रहे हैं, और भगवान बुद्ध जो हैं हमारे लिए वो तो हमारी भावनाओं में है। देखिए, ऐसा है कि भगवान बुद्ध जो है वो एक विश्व गुरु है। न कि हिंदुस्तान, न पाकिस्तान, न नेपाल, न भूटान, कोई भी ऐसा देश ये नहीं कह सकता कि गौतम बुद्ध, गौतम सिद्धार्था हमारे हैं। अगर आप गौतम सिद्धार्था की बात करें तो आप कह सकते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध जो कि हमें माना जाता है कि इस सदी और हर सदी का सबसे बड़ा, जो एक ऐतिहासिक और हर रूप में एक सबसे बुलंद चोटी पर रहने वाला जो एक ट्रांसफॉर्मेशन था गौतम सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध, इसका हकदार मैं मानता हूं कोई नहीं है। अगर हम देखें तो अखंड भारत जब हुआ करता था, जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, सैयद अब्बास, बात तो वही हो रही है कि ऐसा क्या बोल दिया था विदेश मंत्री ने कि आपत्ति दर्ज कर दी गई। साझा विरासत की ही तो बात कर रहे थे विदेश मंत्री,
और ये बात तो खुद देश- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर उनकी सरजमी पर कही थी कि लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। लेकिन जो आध्यात्मिक यात्रा की बात करते हैं, उनकी जो जन्मस्थली है वो भले ही रही हो नेपाल, लेकिन जो कर्मस्थली है वो तो भारत ही रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कर्म स्थान। मैं जब कर्नाटक से आता हूँ, जिस भूमि में अपना काम हो कर्म स्थान है और जन्म स्थान। लेकिन ये सब विवादित बातें हैं। हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनको ये बात जानना होगा कि क्यों वो ये सब बताना चाहते हैं जो चीज की जरूरत नहीं है। और गौतम बुद्ध जैसे महान विश्व गुरु नहीं की तो बात सैयद वो अब्बास, उठाते हैं। आप भी तो अब उनका पक्ष लेते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। क्या उन्होंने ऐसा बोल दिया जिस पर ऐतराज दर्ज किया जा रहा है, वो भी उस देश के साथ जिसके साथ इतनी साझा विरासत है? और अगर भगवान बुद्ध का जिक्र किया जाता है, क्या हमारे देश को एक गर्व नहीं होना चाहिए कि वो उनकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा यहाँ भारत में रही? सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया, उसके बाद उनका जो निर्वाण है वो कुशीनगर में होता है। सुरेश गोयल जी, इसमें आपत्ति दर्ज करने वाली क्या बात? ये तो बेवजह भावनाओं को उकसाने वाली बात हुई। देखिए, आपने शुरू में एक दो चीजें कही थी, मैं उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिलवाना चाहूंगा। और आपने बिल्कुल सही कहा था। पहली बात तो ये है कि अगर बुद्धिज्म की और भगवान बुद्ध की बात करें तो ये भारत का कहना नहीं है, नेपाल का कहना नहीं है। पूरे विश्व में अगर आप किसी से बात करें कि बुद्धिज्म कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो सबसे पहले नाम भारत का है। तो इसमें अगर के रूप में भारत की एक मिशनरी जाती है तो ये जग जाहिर रहेगी, इसमें हमारे कहने की बात नहीं है। अब बात है कि नेपाल ने क्यों कहा, ओली साहब ने ऐसा क्यों कहा कि भगवान बुद्ध जो है वो नेपाल में उत्पन्न हुए थे। ये चाल नेपाल की नहीं है, ये चाल चीन की। 2010 से 2009 के आसपास, मेरे को पूरे साल का एक साफ याद नहीं आ रहा है, उस टाइम पर मैं ICCR में नहीं आया था, तो चीन ने 2010 के आसपास बुद्धिज्म के ऊपर एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की, जिसका साफ साफ मकसद ये था बताने के लिए कि बुद्धिज्म के ऊपर चीन का हक, और चीन ने बुद्धिज्म के ऊपर अपना हक जताया इसलिए कि साउथ ईस्ट एशिया में एशिया पैसिफिक में एक जो बड़ा लिंक है सब देशों में, वो है बुद्धिज्म का। तो बुद्धिज्म के ऊपर अपना हक जता करके वो भारत को साफ साफ एक चेतावनी दे रहा था, चुनौती दे रहा था कि बुद्धिज्म खाली भारत का नहीं है, वो चीन का ही है। उसके बाद में हमने ग्लोबल बुद्धिस्ट कांग्रीगेशन किया था। तो अब चीन जो है बुद्धिज्म को लेकर के भारत से तनाव और आगे बढ़ा रहा है और कह रहा है साफ साफ कि आपका जो बुद्धिज्म का लिंक है ये भी आपका नहीं है, नेपाल का है। ये एक जो पृथ्वी बचाई है, एक चेतावनी दी है, इसके बारे में हमको एक विदेश नीति के तहत बड़ी सूझबूझ से आगे चल करके काम करना है। जी, शंभुनाथ जी भी हमारे साथ हैं। शंभुनाथ जी, ये तो चीन और नेपाल ने हाथ मिला लिए हैं। जो चीन है वो भौगोलिक अतिक्रमण कर रहा है और जो नेपाल है वो सांस्कृतिक अतिक्रमण कर रहा है। सबसे पहले आप हमें इस चैनल पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक बात का कंडेम करना चाहता हूं, वो शहजाद जी ने बोले हैं ना कि पालतू जानवर, पहले आप लोग ये सब, हम लोग भी ऐसा शब्द यूज कर सकते हैं आपके पीएम के, लेकिन पहले ये शब्द, पहले आप लोग जो बोलते हैं ना, सबसे पहले ये शब्द को आप लोग फिरता करिए और ये ऐसा शब्द नहीं बोले। हम लोग भी ऐसा शब्द बोल सकते, क्योंकि हम लोग इसलिए नहीं बोल सकते कि हम नेपाल के लोग हैं, यहाँ पे ऋषि मुनि के हम लोग संतान हैं, इसलिए हम लोग ऐसे शब्द यूज नहीं कर सकते। यही तो हैरानी की बात है, जिस देश के साथ रोटी बेटी का रिश्ता रहा है वो ये विवादित बोली क्यों शुरुआत हो गई है? रोटी बेटी का रिश्ता अपनी जगह पे है। शंभुनाथ जी, ये नेपाल की अपनी बोली नहीं हो सकती, ये नेपाल की अपनी बोली नहीं हो सकती। आपका ये फालतू बात हम सुने, जानवर जैसा यूज शब्द आप लोग प्रयोग करते हैं, ये बात सुने आप क्या? पहले आप लोग मेरे मत पहले सुनिए। शंभुनाथ जी, ये जो बोली है ये नेपाल की बोली नहीं हो सकती, ये चीन की बोली बोल रहा है इस वक्त नेपाल। आप दिल्ली में रह करके, आप मुंबई में रह के, आप यहाँ के नहीं बोली नहीं हो सकते, आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं?
हर तरह आप लोग जो बोलते हैं ना, बोली का पहले आप लोग अपना बोली पे कंट्रोल कीजिए, लगाम लगाइए पहले अपना बोली पर। आराम से आप बात सुनिए पहले। आराम से नहीं, आप लोग ऐसा बोली बोलते नहीं। शंभुनाथ जी शांत हो जाइए। देखिए बुद्ध ने तो शांत होने का ही उपदेश दिया, और शांत होकर अगर हम चर्चा करें, समझा रहे हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। शंभुनाथ जी बोल रहे हैं शांति के दूत, शांति के सबसे बड़े दूत भगवान बुद्ध माने जाते हैं। और अगर मीमांसा जी, अगर आप संयम नहीं दिखाएंगे मीमांसा तो जी, फिर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। आप लोग जो शब्द यूज करते हैं ना, उस पे संयम पे कंट्रोल नहीं होता। मीमांसा जी, इन्होंने चूंकि मेरी बातों पर सवाल उठाया, मैं जवाब देना चाहता हूं इनको। हाँ, शहजाद पूनावाला, मैं इनको रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। पहले तो मैंने नेपाल के लोगों को कुछ नहीं कहा। नेपाल के लोग मेरे भाई हैं और मेरे बहन हैं। मेरी बात सुन लीजिए अब शंभुनाथ जी, ज्यादा बोलिए मत। दूसरी बात, चाइना ने नेपाल की जमीन पर, चाइना ने जमीन पर अतिक्रमण किया। हिम्मत है आपकी बोलने की? चाइना आपके स्कूलों में मैंडरिन सिखाना कंपलसरी कर रहा है। हिम्मत है आपकी बोलने की? चाइना के बात पे डिबेट कीजिए ना। आपका मोदी साहब हमारे हाथ में आकर बोले थे ये बुद्ध की धरती है, बुद्ध की देश है। इतने सारे फिर आप जयशंकर साहब ने बोलते थे बुद्ध हमारा है। अरे भाई पहले आप ये लोग पहले मान लेना कि मोदी साहब ने झूठ बोला कि शंकर साहब सच बोल रहे हैं। सत्ता बचाने के लिए बताइए, भारत जैसे देश के साथ इस तरह आपका मोदी साहब हमारे हाथ में जब नेपाल आए तो बोले थे ना केपी शर्मा ओली की सत्ता की लालच है। और मैं उनको कहूंगा, मैं उनको इस तरीके से ही बोलूंगा क्योंकि उन्होंने नेपाल के हितों का बलिदान देकर अपनी सत्ता बचाई है। उनको शर्म आनी चाहिए। आपका महानायक सीता माँ और राम जी का आप लोग उस देश को जो बोली बोल रहे हैं ना, गिरवी रख दिया। आप मोदी साहब को सत्ता की अपने प्रधानमंत्री के पद पर गिरवी रख दिया उस रिश्ते को। आपको शर्म आनी चाहिए शंभुनाथ जी। चाइना के सामने आप नहीं खोल पाते, आप मुंह नहीं खोल पाते। आप तो फालतू जानवर ऐसा चाइना ने आपको बोला मैं बदल दिया, चाइना ने बोला भाषा बदल दी। अरे चाइना क्या क्या बदलवाएगा आपसे? अपनी संस्कृति आपकी संस्कृति हमारी संस्कृति एक है, हमारे पूर्वज एक हैं। और आज आप चाइना के पीछे भाग रहे। वही चाइना जो आपकी संस्कृति की इज्जत नहीं करता, वही चाइना जो आपकी भाषा की इज्जत नहीं करता, वही चाइना जो आपके पूर्वजों की इज्जत नहीं करता। हम ऋषि मुनि का संतान है, नेपाल के पशुपतिनाथ की है, बुद्ध की संतान है। हम लोग जानते हैं रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है। आप लोग को बोली में आपकी शंभुनाथ जी शांत हो जाइए। मैं यहाँ पर प्रोफेसर करमतेज सिंह को बीच में ला रही हूँ। प्रोफेसर करमतेज सिंह जी, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, भगवान बुद्ध जिन्होंने शांति का उपदेश दिया, अगर उनका जन्म नेपाल में हुआ है, ये जो बोली आप सुन रहे हैं, ये क्या दिखा रही है? ये अपनी बोली तो नेपाल की हो नहीं सकती। ये सब कुछ चीन के इशारे पर हो रहा है और बोली बदल गई है नेपाल की। करमतेज सिंह जी, मोदी साहब, मैं 40 वर्ष से जो है बौद्ध धर्म का अध्ययन कर रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बुद्धिस्ट स्टडीज का हेड और प्रोफेसर के रूप में अभी 4 महीने पहले रिटायर हुआ हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये तो सच बात है, लुम्बिनी जो है वो कोलिया राज जो था, कोलिया राज की राजधानी देवादाहा में बुद्ध के जो नाना जी का जो घर था, तो उनके यहाँ जो है इनकी माँ कपिलवस्तु से जा रही थी। रास्ते में लुम्बिनी पड़ता था। लुम्बिनी ग्राम में जो है इन्होंने बुद्ध को जन्म दिया। सिद्धार्थ इनका नाम था। तो ये अपनी नानी के घर में कह लीजिए पैदा हुए थे। इनका असल में घर तो कपिलवस्तु था। अब कपिलवस्तु को नेपाल वाले जो हैं वो तिलौरा कोट से आइडेंटिफाई करते हैं और भारत वाले जो हैं उसको पेपर हवा गनबारिया से आइडेंटिफाई करते हैं जो इंडिया में है। और दोनों साइड का जो ऐतिहासिक डेटा है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो विश्व भर में मुझे लगता है कि कुछ विद्वान जो कहते हैं कि वो कपिलवस्तु जो है पेपर हवा गनबारिया इंडिया में है, और नेपाल और कुछ जापान के बाकी कुछ विद्वान जो कहते हैं वो तिलौरा कोट है जो नेपाल में है। मुझे ये लगता है जो नेटिविटी है, सिटीजनशिप है, जो नागरिकता है, वो अपना जो घर है उसके हिसाब से तय होता है, नाना के घर से तय नहीं होता। तो ये इनकी माँ जो है वो लुम्बिनी में उन्होंने जन्म दिया, कोलिया राज्य में, तो उस हिसाब से कपिलवस्तु के हुए बेसिकली बुद्ध जो है। तो ये तो एक 50-50 वाली कंट्रोवर्सी होगी। चलो इसको भी मान लेते हैं कि जो तिलौरा कोट है वो प्रोफेसर करमतेज सिंह जी, ये तो देखिए, ये हमारी ओर से यही बात तो कही जा रही है। विदेश मंत्री ने क्या बात कही कि वो हम उन्हें महान पुरुष मानते हैं,
और नहीं, हमारी देखिए, भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। हाँ, वो हमारी भावनाओं में है। जन्म लुम्बिनी में हुआ, इस पर तो विवाद ही नहीं है, इस पर विवाद ही नहीं है। ये तो बेवजह विवाद को तूल देने की कोशिश हो रही है। सवाल तो यहाँ पैदा हो रहा है ना शंभुनाथ जी, मुझे आप नहीं एक बात समझाइए मुझे, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने क्या गलत कहा? इस बात पर तो विवाद है ही नहीं। देखिए कि जन्म कहाँ हुआ, जन्म लुम्बिनी में हुआ, लेकिन बोध गया में उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, सारनाथ में जाकर उन्होंने उपदेश दिया और उसके बाद कुशीनगर में उनका निर्वाण हुआ। मुझे आप ये बताइए, ये 3 जगह कहाँ है, नेपाल में है या भारत में है? आपको बता देते हैं आपका, फिर आप हम जब बोलते हैं ना बीच में मुझे नहीं टोकिएगा प्लीज। आपको हम बोल देते हैं पहले, बुद्ध का जन्म, इसमें कोई शक नहीं, विश्व ने मान लिया बुद्ध का जन्म नेपाल में तो कह रहे हैं विवाद की बात ही नहीं है, साझी विरासत की बात हो रही है, लेकिन साझी विरासत को अब दरकिनार कर बेवजह विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है नेपाल। बात इसमें है ना, आप लोग विवाद जड़ खड़ा कर रहे हैं, आप लोग विवाद कर रहे हैं। पहले सुनिए तो चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि बुद्ध नेपाल में जन्म है, इसमें कोई शक नहीं है। बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ कर बोल कर गए और राष्ट्रसंघ में जाकर क्या बोले आप खुद जानते हैं और मीडिया जानते हैं और संसार जानते हैं। अभी ऐसा आपका विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने क्या बोले वो सब कुछ दुनिया जानते हैं। आपको पहले हम बता देते, पहले आपको आपका हमारे क्या कहते हैं, आपका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब वो तो पंजाब के हैं, वो तो इंडिया के हैं, उसने तो यूके से आकर ऑक्सफोर्ड से आकर अपना पढ़कर ज्ञान अध्ययन करके लाए, पढ़ के आए वहां से, तो क्या उसको न्यूक्लियर का मान ले? भगवान बुद्ध पाकिस्तान के थोड़ी होंगे। लेकिन ये जो नेपाल की ओर से हक जताने की कोशिश हो रही है, इसी पर तो सबको प्रॉब्लम हो रही है। दिक्कत तो इसी बात की है कि ये हक क्यों जताया जा रहा है। मैंने आपका महानायक शंभुनाथ जी, पहले श्री राम अयोध्या आप कहते हैं नेपाल में है, श्री राम जो है उनका जन्मस्थान बता दिया जाता है, कौन बनेगा करोड़पति में प्रश्न और अब आप कहते हैं बुद्ध जो है वो भी नेपाली हैं। आपको भी होता है नेपाल, और नेपाल बोलता है तो उसका सही करेक्ट आंसर आता है। क्या बताए सुरेश गोयल जी, ये बेवजह विवाद पैदा करने की कोशिश है, भावनाओं को उकसाने की कोशिश हो रही है, और ये किसके इशारे पर हो रहा है ये पूरी दुनिया जानती है। सुरेश गोयल, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि ये बात, मैं जरा जोर से बोलना शुरू करूं क्या, फिर बताइए। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं कि मैं पहले बोल चुका हूं कि जो विवाद शुरू हुआ है, इस विवाद के पीछे साफ साफ चीन का हाथ है, क्योंकि चीन बुद्धिज्म के ऊपर, बुद्ध के ऊपर अपना हक जता रहा है। इसके पीछे नेपाल की जो भावना नहीं है, जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं किसके इशारे पर काम करते हैं ये मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन साफ बात यह है कि ये चीन का विवाद है ये। और दूसरी चीज ये है कि अगर हम देखें कि जब बुद्ध का जन्म हुआ, चाहे लुम्बिनी में हुआ, जैसे कि सबको मालूम है कपिल वस्तु भी थे, उस समय भी एक भारतवर्ष था, कल्चरल स्पेस में भारतवर्ष था। उस समय की आप इतिहास देख के बताइए कि नेपाल का कल्चरली या राष्ट्र के रूप में कहीं नाम था या नहीं था। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने नेपाल के बारे में उस समय की कभी किसी किताब में पढ़ा हो कि नेपाल एक राष्ट्र था। भारतवर्ष एक द्वीप था जिसमें ये तरह तरह की जगह थी। तीसरी चीज, ये एक कल्चरली सांस्कृतिक तौर पर साझा संस्कृति है। अगर नेपाल और भारत, नेपाल एक इस तरह लेकर के कि मेरा बुद्ध ये खड़ा कर देगा, तो इसमें दो बंदरों के झगड़े में खाली बिल्ली ही फायदा उठाएगी, सॉरी दो, तो उसमें और किसी का फायदा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि चीन इस जगह पर आगे बढ़कर आपका फायदा उठाए, ये तेरा मेरा ये विवाद जो है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाहे श्री राम हो चाहे भगवान बुद्ध हो, वो हमारी भावनाओं में है। और जो रिश्ता होता है, जो भावनात्मक रिश्ता होता है, जो आस्था का रिश्ता होता है, वो सबसे मजबूत होता है और सबसे ऊपर होता है। और ये जो चीन की ओर से भौगोलिक अतिक्रमण किया जा रहा है, नेपाल की ओर से सांस्कृतिक अतिक्रमण किया जा रहा है, ये दोनों ने हाथ मिलाए हुए हैं, कहीं ना कहीं हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो आस्था का रिश्ता है, भावना का रिश्ता है, वो इससे कहीं ज्यादा ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.